जोहार, नमस्कार। कानून की बात में बहुत सारी चीज़ें जो कानून की पेचीदगियां हैं उस पर नहीं जा कर के मुख्य रूप से जो सीधे आपसे जुड़ता है, जहां की तुरंत आपको जानकारी चाहिए, इस तरह के मुद्दों को अक्सर हम उठाते रहे हैं और आपके साथ रूबरू होते रहे हैं। हम वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी आपके साथ बात करते रहे हैं, इसलिए कि विधिक सेवा प्राधिकार लगभग 10 गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के चल रही है और उस तरह के मामलों में अगर आपको लगता है कि उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार या राज्य विधिक सेवा प्राधिकार या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार किसी से संपर्क करके आप वो लाभ हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई खर्च नहीं है। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसके दफ्तर में पहुँचे। आपके यहाँ जो डाकिया जाता है उस डाकिया के टेलीफोन से, मोबाइल टेलीफोन से आप वहाँ पर अपनी बात लिख कर के भेज सकते हैं झालसा को, डालसा को या नालसा को कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमको ये स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको दिलाया जाए। वो रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं तो वहाँ डीएलएस से है, वहाँ बात कर सकते हैं। सब डिविजनल हेडक्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहाँ बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है कि कानून वो आप ही के लिए बना है और किसी कानून के बनने का तब मतलब नहीं होता है जबकि उसका लाभ जिनके लिए बना है उसको नहीं मिलता है। आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए झालसा के मध्यस्थ परवेज इब्राहिमी साहब है। स्वागत है आपका। नमस्कार। जोहार। जोहार। एक तो पहले ये कानून बनाने की ज़रूरत ही क्यों आन पड़ी, इस पर हम बात कर लें, फिर इसके उद्देश्य पर बात करेंगे। देखिए, समाज जो है उसके भी अपने कुछ नियम होते हैं जी। और एक कल्चर एक देश का होता है, एक समाज का एक कल्चर होता है। तो भारत का जो कल्चर रहा है वो बहुत ही विशाल हृदय रखने वाला कल्चर, एक दूसरे का ध्यान रखने वाला कल्चर, और कल्चर के मामले में, सभ्यता के मामले में हम ये कह सकते हैं कि वेलफेयर जहाँ तक उसकी बात है, कल्याण करने की दूसरों की, उसको हमने धर्म से भी जोड़ दिया है, पुण्य का काम हम मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आज भी, जितना कि विदेशों में हम देखते हैं इस चीज़ को, ख़ास तौर पर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, बूढ़ों के बारे में लोग नहीं उतना सोचते हैं जितना कि हमारे यहाँ। लेकिन 99.9% परिवार अपने बड़ों का आदर भी करता है, उनका देखभाल भी करता है और उनकी सारी ज़रूरतों को वो पूरी करता है। पुरानी कहावत है कि आदमी को खाना चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान वाली बात। लेकिन बुज़ुर्गों के साथ एक और समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम। तो चिकित्सा की भी सुविधा उनको चाहिए। 99.9 मैंने इसलिए कहा कि ज़्यादातर परिवार अपने पूर्वजों को अपने साथ रखते हैं और उनका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम ग्रामीण परिवेश से निकल करके शहरी परिवेश में आते हैं तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि अब पारिवारिक जो बॉन्ड था, जो आपस में जो एक रिश्ता था या एक जगह रहने की जो बात थी, उसमें कमी आती जा रही है। लोग नौकरी में हैं, गार्जियन घर पर पड़े हुए हैं, माता पिता, कोई विदेश चला गया है लड़का, वो देख नहीं पाता अपने इसको, और बहुत गरीबी के कारण भी अपने अपनी ही आवश्यकता वो पूरी नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों की आवश्यकता वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो माता पिता की भी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। यहीं पर रोल शुरू होता है इन अपवाद वाले मामलों को लेकर के गवर्नमेंट का। हमारी सरकारों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि जो पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, इनफर्म हैं या वीडो हैं, जो इतना नहीं कमा पा रहे हैं लोग कि रोटी कपड़ा मकान और चिकित्सा पर वो खर्च कर सकें, तो उनके लिए हमारे यहाँ तरह तरह की स्कीमें हैं
जिसको कॉमनली हम लोग कहते हैं ओल्ड एज पेंशन, हालांकि उसमें विधवाएं भी सम्मिलित हैं जो कि ओल्ड एज की नहीं हैं, सीनियर सिटीज़न नहीं हैं। अपंग को भी हमने शामिल किया है, उनके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओल्ड एज के हों। पेरेंट्स में तो ये कंसेप्ट नहीं है कि पेरेंट्स जो ओल्ड एज के हैं या नहीं हैं, सीनियर सिटीज़न के लिए है कंसेप्ट। तो हमने इसको अलग अलग नामों से, कभी नाम बदल के, कभी इसके, एक समाज में एक सिक्योरिटी का अनुभव कराने के इसमें लिए। एक चीज़ देखा जाए कि आपने जो कहा, थोड़ा सा मैं उसमें मतांतर रखता हूँ। ग्लोबलाइजेशन के पहले भी हम चले जाते हैं प्रेमचंद के काल में। आप प्रेमचंद का वो कहानी याद करिए जिसमें वो कंबल फाड़ करके देता है अपने पिता को, इसलिए कि तुम अपने पिता को ऐसा कर रहे थे, तो पोता जो है अपने बाप को देता है कि भाई देखो। तो ये जो है ना एक टेंडेंसी बनी हुई थी। यह एग्रीकल्चर युग में जब हम लोग थे, एग्रीकल्चर एरा जो था, कृषि युग जो था, उसमें सबके लिए काम कहने की जरूरत नहीं थी, सब लोग अपना अपना काम बांट लेता था और सब उसके हिसाब से अपना काम करता था और ख्याल भी रखता था अभिभावक का। ग्लोबलाइजेशन के बाद पैसा जैसे जैसे महत्वपूर्ण होता गया, पैसा ही महत्वपूर्ण होता गया, तो दुनिया बदलने लगी। तब जो आपने कहा विदेश जाने की बात या शहर में आ जाने के बाद, तो पेरेंट्स भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक उसी तरह जैसे रात में जग करके सुबह में बस पकड़ाने के लिए आप अपने बच्चे को छोड़ने जाते हैं। आप इसके लिए घूस लेते हैं, घूस ले करके पैसा जमा करते हैं ताकि हम अपने बेटे को मेडिकल और इंजीनियरिंग में भेज सकें, उसका लाइफ बना सकें। वैसे ही आपके पिता ने भी आपका लाइफ बनाने के लिए सर्वस्व खो दिया। तब आपकी जिम्मेदारी बनती है, कल वो आपको उंगली पकड़ा के चल रहा था, आज आपको अपनी उंगली पकड़ानी है ताकि वो चल सके। और रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ मानवीय संवेदना बहुत जरूरी है। पिताजी के साथ बात करना, बाबा के साथ बात करना, यह जो है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें स्वस्थ अस्वस्थ होने की गुंजाइश, माने कह सकते हैं मन को स्वस्थ रखने का। मन स्वस्थ रहेगा, शरीर भी बहुत हद तक स्वस्थ रहेगा। तो यह जो कल्याणकारी स्कीम बनी जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको पेंशन दे देंगे, हम जरूरत पड़ेगी तो ओल्ड एज में भी ले जाएंगे, हम जरूरत पड़ेगी तो कानून बाध्य करेंगे आपके पुत्र को कि वो आपको मेंटेन करे। कानून तो इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो एक सामाजिक एस्पेक्ट हुआ। दुनिया में कोई कानून आदर करना आपको नहीं सिखा सकता है। मेंटेनेंस के लिए एक वो सिर्फ संस्कार सिखा सकता है। मेरा कहना है कि 99% होम्स में आज भी अपने बड़ों की इज्जत की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, तो सरकार पर बर्डन कम हो जाता है। जब समाज वो जिम्मेदारी को निभाता है तो कुछ अपवाद स्वरूप कुछ मामले बन जाते हैं उसी के लिए। बहुत गरीब घरों में जो गार्जियंस हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खर्च कर सकें अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उनके बच्चे भी इस काबिल नहीं हैं, उतना नहीं कमा पाते हैं, तो सरकार ने उसमें ओल्ड एज पेंशन वगैरह का एक प्रावधान कर दिया कि कुछ पैसे उनके हाथ में कैश जाए ताकि वो अपनी ज़रूरतों को अपने ढंग से पूरा कर लें। 1973 तक सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं था। 1973 में हमने सेक्शन 125 डाला जिसमें कि पेरेंट्स को आपको मेंटेनेंस देना है, ये आपकी ड्यूटी है, इसको हमने डाल दिया। अभी हम सिर्फ पेरेंट्स तक गए। बाल बच्चे की जिम्मेदारी है, अगर पेरेंट्स खुद को इतना नहीं कमा पाते या उनके पास सोर्स नहीं है कि खुद के लिए ये इंतज़ाम कर सकें रोटी कपड़ा मकान और चिकित्सा का, तो उनके बच्चों के ऊपर हमने डाला। उसमें बच्चे का मतलब सन भी है और डॉक्टर भी है, लड़की हो या लड़का हो, जो भी बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद हमने ग्रैंड जो है सन को इंक्लूड नहीं किया और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को भी इंक्लूड नहीं किया उस केस में। उसमें एक और चक्कर ये था कानून का कि आप जाइएगा मजिस्ट्रेट के यहाँ केस फाइल कीजिएगा कि साहब हमारे बच्चे जो है हमको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये कि लीगल मैटर उठ जाता है।
तो उसमें और हम इम्प्रूव किया। 2007 में हमने लाया एक कानून, द मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसमें हमने उसके दायरे को और बढ़ाया कि इसमें ग्रैंड चिल्ड्रन की भी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने ग्रैंड फादर की या ग्रैंड मदर का ख्याल रखें। पेरेंट्स में चाहे कोई भी हो, स्टेप मदर भी हो सकते हैं, स्टेप फादर भी हो सकते हैं, अडॉप्टेड फादर भी हो सकते हैं। अगर वो इतनी आमदनी नहीं कर पाते कि अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो ये बच्चों के ऊपर भी जाएगा जिम्मेदारी, ये ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर भी जाएगा, और अगर ये नहीं है बच्चे तो उनके उन रिश्तेदारों पर भी जाएगा कि जो उनके प्रॉपर्टी के थोड़े बहुत भी हिस्सेदार हैं और मेंटेन करने की सलाहियत, इकोनॉमिक कंडीशन उनका ऐसा है कि वो कुछ मेंटेनेंस दे सके। अब कोर्ट के चक्कर 125 में है, कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से आपको लेना है। आप इस लॉ का और जिस द मेंटेनेंस ऑफ जो है एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, ये दोनों एक्ट जो है, इस दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप उधर मजिस्ट्रेट के पास जाते तो वो मेंटेनेंस उनके चिल्ड्रन को कहेगा कि आप साहब मेंटेन कीजिए इनको। इसमें एक ट्रिब्यूनल, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाने की बात सरकार ने किया, और एक अपीलीटी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल बनाने की बात कहा, और इसमें एक फिक्स भी कर दिया डेट कि 90 डेज में कुछ ना कुछ फैसले आपको कर देने हैं ट्रिब्यूनल को। तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल देखती है कि कौन आदमी उसके हिस्सेदार थे, कौन जो है बेनिफिट लिया उनके प्रॉपर्टी से, और उसके रिश्ते में क्या लगते हैं वो, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी है, कितना इनको कंपनसेशन हम या मेंटेनेंस देने के लिए हम कह सकते हैं। एक तो ये हो गया, थोड़ा ब्रॉडर हुआ। फिर 18 में फिर एक बिल हमने लाया था इसको और वाइड करने के लिए। वो इत्तेफाक से बिल अभी एक्ट नहीं बन पाया है। जब हम हिंदू लॉ में जाते हैं, हिंदू लॉ पर्सनल लॉ है, मानी बात है कि कहीं ना कहीं ट्रेडिशन जो हमारा था उससे इफेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामिक लॉ भी, शरिया जिसको कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन से इफेक्टेड है। तो 1956 में हमने एक लॉ लाया एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का। उसमें ये जिम्मेदारी दी गई बच्चों को कि आपको मेंटेन करना है अपने फादर मदर को। फिर उसी तरह से इस्लामिक लॉ में अगर आप आ जाते हैं, वहाँ पर भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि जिस तरह से बाप, जिसकी बात आप कर रहे थे कि बच्चों के लिए माता पिता क्या नहीं करते, अब इन्फर्म हो गए, ओल्ड हो गए, तो बच्चे उनका ध्यान नहीं देते। तो जिस तरह से एक फादर मदर के ऊपर अपने बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी, पढ़ाने की जिम्मेदारी, देखभाल करने की जिम्मेदारी है, ठीक वैसे ही जिम्मेदारी बच्चों की भी है। अगर वो एबुल हो गए हैं, जवान हो गए हैं, कमाते हैं, तो वो अपने माता पिता को भी उसी तरह से देखेंगे। सिर्फ क्रिश्चियन लॉ में और पारसी में जो पर्सनल लॉ है उसमें इसका प्रावधान नहीं है। उनको द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट में आना एक्ट 2007 में आना पड़ेगा। नहीं, इसमें हम जो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो बताना चाहेंगे कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। बहुत सिंपल। व्यक्ति अगर पीड़ित है, उसको नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति चाहे, एक तो आपने बताया कि सीनियर सिटीजन होने का मतलब है कि अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आपको ओल्ड एज पेंशन मिलेगा। नहीं, यहाँ पर वो नहीं है सेंस। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हम अलग करें, मेरी बात सुन ली जाए तो वो एक है कि उसको, वो तो उसके लिए, लेकिन जहाँ ओल्ड एज पेंशन के लिए, जहाँ मेंटेनेंस का सवाल आता है कि मेंटेनेंस में दो तरह के लोग हैं। एक तो एग्रीकल्चर एरा वाले जो है, जो आप कह रहे हैं, तो अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल कहाँ है, किसके पास जाना है और उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हम ले बहुत सकेंगे सिंपल इसका है। लाभ? आपको मैंने बताया कि सीआरपीसी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत अगर आप जाते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाना होगा। और हम उसको इजी बनाना चाहते हैं। हम नहीं, वो बहुत इजी बना दिया है सरकार ने, बहुत इजी बना दिया है। वहाँ पर जो लीगल प्रोसेस होता है
वो होगा। हाँ। वहाँ पर टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है कि कितने दिनों में, लेकिन जैसे ही आप 2007 के एक्ट में आते हाँ, हैं हाँ। तो वहाँ पर तो आपको फ्री कर दिया कि आप किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, लॉयर जाएंगे ही नहीं वहाँ पर पिटीशन वो खुद दे दें, उनके बिहाफ में कोई दे दे, जिसको वो नहीं, ट्रिब्यूनल को। और इसी एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल का कोई एड्रेस होगा ना, ट्रिब्यूनल कहीं होगा ना। हाँ, हर जगह है ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में है हर जगह। और दूसरा है कि वहाँ तक अप्रोच करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो खुद स्वयं अप्रोच करें। दूसरी चीज़ है कि जो 125 सेक्शन के तहत हम पेरेंट्स का मतलब माता पिता लेते हैं, यहाँ पर हाँ इसमें दादा दादी भी हैं शामिल। एक तो आसान कर दिया कि आपको वकील की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए, एक पिटीशन भी दे दीजिएगा तो आपकी सुनवाई होगी। सुनवाई का टाइम भी फिक्स कर दिया कि 90 दिनों में आपको सुनवाई ख़त्म कर लेनी है, जो भी जजमेंट आपको पास करना है ट्रिब्यूनल को वो पास कर देगी। तीसरी चीज़ की मेंटेनेंस के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर नहीं मिल पाता है रहने के लिए, तो उनके लिए ओल्ड एज होम बनाने का भी उसी में जिक्र है, जिसके वजह से हर ज़िला में आप देखेंगे कि ओल्ड एज होम है। एक पॉइंट जो आपने रेज किया कि खाना पीना रहना इलाज, इसके अलावा उनको अपनापन का जो एहसास होता है, समाज में रहने का जो एहसास होता है, वो एहसास उनको हो, ये भी उनके वेलबींग के लिए ज़रूरी है। ओल्ड एज होम और जो चिल्ड्रन के लिए जो अनाथालय हम बनाते हैं, मोस्टली हम लोग अलग अलग बनाते हैं। मेरे दिमाग में ये बात आती है और भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आई होगी कि क्यों ना हम उन दोनों को एक ही जगह, एक ही कैंपस में लेते आए। इससे बच्चों को एक गार्जियनशिप मिल जाएगा, उनको जो पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं ओल्ड एज होम में वो उनको पढ़ा लेंगे। किसी को गार्डनिंग का शौक़ है तो वो बच्चों के साथ मिलकर के गार्डनिंग कर लेंगे। जिनकी सेहत थोड़ी खेलने उलने की है तो वो खेल लेंगे, कैरम है, छोटे छोटे खेल हैं, या अगर कुछ खेलने लायक और भी हैं वॉलीबॉल वगैरह तो वो भी। तो कल्पना कीजिए कि एक आदमी जो अकेले पड़ा हुआ है, सिर्फ खाना और जीवन चल रहा है, जिसका सांस चल रही है, उसको क्या बेहतरीन आनंद आएगा। और उस बच्चे को जिसको कि कोई बताने वाला हो, समझाने वाला हो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हो, गप करने वाला हो, खेलने कूदने वाला हो, और साथ में जो उस ओल्ड एज के लोग जो वहाँ रह रहे हैं ओल्ड एज होम में, उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाई का महत्व भी बता रहे हैं, तो ये एक आइडियल कंडीशन होगा। उसमें भी दो हिस्सा हमको लगता है कि उसको थोड़ा सा बात करना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट को यह लगा, गवर्नमेंट आज़ादी के बाद, कि जो हमारे यहाँ नौकरी करेंगे, कारखानों में नौकरी करेंगे, उनके पेंशन की व्यवस्था होगी, इसलिए कि एक एज के बाद उनकी जीविका, उनका लाइफ स्टाइल उसके हिसाब से धीरे धीरे संशोधन होते होते बहुत बेहतरीन कर दिया गया। लेकिन यह बहुत छोटा पार्ट है जो नौकरियों में बहुत छोटा पार्ट है। प्राइवेट कारखानों में ये आया कि अलग से पेंशन स्कीम या छोटे मोटे वो चले तो वहाँ भी ठीक ठाक है। लेकिन जो लोग इस दोनों में नहीं आते हैं, जिन लोगों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना सारा कुछ होम कर दिया, सारा कुछ खत्म कर दिया, गांव से शहर नहीं आ सके, अब बच्चे चूंकि हम पैंट शर्ट टाई कोट में पहनते हैं, बाबूजी घुटने तक धोती पहनते हैं, तब बाबूजी के साथ कैसे रहेंगे, लोग हमको क्या कहेगा, साहब लोग आएगा तो ये जो है ओल्ड एज होम गांव तक नहीं पहुंचा है, गांव पहुंच भी नहीं सकता, पहुंचना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारा का पूरा सामाजिक ढांचा उससे टूट जाएगा और बहुत बड़ा बर्डन होगा। कैसे चीजों को ठीक किया जाए कि उनको अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो वो ट्रिब्यूनल का पता कुछ होगा, हाँ, ट्रिब्यूनल का पता कहाँ से खोजें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के ट्रिब्यूनल को दें और ट्रिब्यूनल उनके पास पहुँचे। जैसे अभी आज मैं देख रहा था, कोई पोस्ट था जिसमें है कि अब पेंशनधारियों को हर साल जा कर के अपना ठप्पा नहीं लगाना पड़ेगा और वो नहीं देना पड़ेगा, डाकिया आएगा, डाकिया से आप 70 रुपये अपना फीस लेगा, आप डाकिया से करा लीजिए, पेंशन का मामला है तो वो अपना मोबाइल लेकर के आएगा, वहीं कर देगा। तो ये इस तरह के स्कीम्स, ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल वहाँ तक पहुँचे, जैसे पेंशनधारियों के लिए आपने बनाया कि लाइफ सर्टिफिकेट के लिए उनको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से कुछ व्यवस्था ऐसी है क्या? देखिए, जैसे पंचायतें हैं, ग्राम सभा है,
ब्लॉक्स है जो इजीली अवेलेबल है, एसेसेबल है, ऐसा कोई जगह है क्या जहाँ से? देखिए, वो तो ब्लॉक लेवल के पदाधिकारियों से भी बात करने पर, या वेलफेयर के भी लोग वहाँ रहते हैं सुपरवाइजरी रैंक में, समाज कल्याण का भी ऑफिस रहता है ब्लॉक में, तो उनसे संपर्क करने पर उन लोगों की मदद। लेकिन अब है क्या कि व्यवहारिक तौर पर कितना हद तक बिल्कुल लोग वहाँ तक पहुँचते हैं जो नीडी हैं। हाँ, जैसे पेंशनधारियों की समस्या, कि अब हो सकता है कोई पेंशनधारी ऐसा भी हो जो बिस्तर पर हो, बिल्कुल वो बेचारा कहाँ बैंक में जाएगा अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। तो सरकार ने ये चीज़ें सोचा कि ऐसा करना चाहिए हमको। हमारे यहाँ चूंकि समाज बहुत संगठित है और समाज का रुख अभी तक उतना बुरा नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को या अपने दादा दादी को बहुत निगलेक्ट करते हों। अपवाद स्वरूप ये सब चीज़ें आई, मानी बात है कि समस्या अगर नहीं आती तो उसका निदान भी नहीं खोजा जाता। समझा कि नहीं? हम तो आपको कह रहे हैं कि 1973 से पहले सीआरपीसी में भी प्रावधान नहीं था, तो ये प्रावधान हमने बाद में लाया, उसको ज़रूरत महसूस हुआ। ओल्ड एज होम अभी भी हमारे यहाँ उतना वाइड स्प्रेड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में एक है, काम चल जाता है चूँकि वैसा, लेकिन हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमको लगातार जो इसमें काम कर रहे हैं लोग हैं उनको हमेशा सोचना पड़ेगा कि हम जो चीज़ है एक तो बना दिया, जैसे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि ओल्ड एज होम के साथ ऑर्फेनेज को अगर टैग कर दिया जाए तो सरकार का 1 रुपया भी बजट में खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं एक्स्ट्रा। थोड़ा हो सकता है स्पोर्ट्स का सामान, इसका कॉपी कलम कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन वो बहुत मामूली सा रकम होगा, कोई अलग से बजट देने की ज़रूरत नहीं है। बिना बजट दिए जो आपको उससे रिटर्न मिल रहा है कि बच्चे को एक गार्जियन मिल जा रहा है, बात करने वाला मिल जा रहा है, समझाने वाला मिल जा रहा है, और जो ओल्ड एज के लोग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनको भी जो उनके अंदर एक गैप है कि वो फैमिली के साथ नहीं हैं, बच्चों के साथ नहीं हैं, बच्चे उनसे दूर हैं, तो बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, उनका भी मन लग जाएगा उन बच्चों के साथ, इंगेज हो जाएंगे। तो इन दोनों की जो साइकोलॉजिकल कमी है जिसको वो महसूस करते हैं या दिल से जो महसूस करते हैं, उस कमी को हम बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। अब रही बात कि उनको कितना अच्छे से अच्छा हम केयर उनका ले सकते हैं, ये चीज़ें, और उनकी जो सलाहियत है, हर आदमी तो ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड एज के हैं वो इन्फर्म हो गए। हमारे देश में भी देखिए 60 बरस भी रिटायरमेंट का है, 65 बरस भी रिटायरमेंट का है। इसका मतलब है कि 60 में कंपल्सरीली कोई इन्फर्म नहीं हो जाता है कि आप कोई काम करने के लायक वो नहीं रहा, एज बढ़ रहा है। पहले 58 से 60 हुआ, अभी 60 में भी कई तरह के जो है एज तक पहुंच गया, 65 तो 65 तक पहुंच गया। यूनिवर्सिटी में उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी 65 तक पहुंच गया, डॉक्टर्स का भी बढ़ गया, 70 तक समझा, ले चला गया। तो मानी बात है कि लॉन्गिविटी बढ़ रही है। पहले लोग देहांत हो जाता था, पता भी नहीं लगता था। पहले तो जब रिटायर करता था वो छड़ी और चश्मा लेके नहीं, अब फिर वो अगर बीमार पड़ गया, गांव का ही कोई आदमी सरकारी सेवा में नहीं है, तो लोगों को तो ये पता भी नहीं चलता था कि ये मरा है नेचुरल डेथ या किसी बीमारी की वजह से मरा है। बहुत सारी बीमारियों को तो पता ही नहीं लगता था। आज जबकि साइंस डेवलप कर गया है, हम 10 साल लॉन्गिविटी बढ़ा चुके हैं। बीमार आदमी जिसको चल नहीं पा रहा है उसका नी ट्रांसप्लांट करके हम चला दे रहे हैं, जो देख नहीं पा रहा है उसको लेंस लगा के हम देखने के लायक बना दे रहे हैं। और हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव हुआ है लोगों का। अब ये कई कारणों से, एक तो ये कि बीमारी से लड़ने की ताकत मेडिकली भी हम उन्हें प्राप्त कर लिया है, डेवलप कर गए हैं, उसके वजह से भी हमारी लॉन्गिविटी। लेकिन बहुत बड़ा, जैसे हम कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, लेकिन युवा का मतलब क्या है? युवा का मतलब होता है कि वो प्रोडक्टिव है या नहीं, वो एज है प्रोडक्शन का। अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो एज गुड एज ओल्ड है। दोनों में फर्क क्या है? अगर वो भी कंज्यूम कर रहा है तो एज गुड एज वो ओल्ड है। तो हम तो ओल्ड का क्या देखें? अभी हमारे सामने ये समस्या है कि जो प्रोडक्टिव हैं
प्रोडक्टिव एज में है, उसको कैसे हम उसको- इस्तेमाल करें और इस तरह के वेलफेयर के काम में कैसे देखिए लगाएं? एक चीज जो हमको ऐसा महसूस होता है कि हम हर चीज के बारे में सोचते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के बारे में सोचते हैं, हाईवे बनाते हैं बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी, लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि गांव में बच्चे कीचड़ में जा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। नदी वो पार क्रॉस करके करके जाते जा रहे हैं, पुल नहीं है, छोटी सी नदी है लेकिन पुल नहीं है। हमारा देश बहुत सक्षम है, विजन की थोड़ी कमी है, और हमको कहाँ पर अपने पैसे खर्च करने बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल उसकी कमी है। बिल्कुल। वो भी एक विजन का पार्ट है। दूसरी चीज हमको लगता है कि लोग बेरोजगार हैं, या फिर हमको जो है 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल। 5 किलो देना पड़ रहा है। याद कीजिए वो दिन जब हाँ, हमारा समय चूंकि खत्म हो रहा है। माँ बाप हमारी जिम्मेदारी है, दादा दादी हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन संस्कारगत, धार्मिक और कानूनी रूप से भी आवश्यक है। अगर आप संस्कारगत नहीं कर रहे हैं, धार्मिक रूप से नहीं कर रहे हैं, तो कानून आपको करने को कंपेल कर सकता है। और जो इस तरह के बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिनके बच्चे उनके देख रेख में नहीं शामिल हैं, उसके लिए वो ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर किसी अफसर से पूछने ट्रिब्यूनल पता चल जाएगा, या विधिक सेवा प्राधिकार सबसे आसान रास्ता है जहां जा करके आप इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।